और अब वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक राजभवन पहुंचे, जहां सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीएम की राज्यपाल से यह शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इससे पहले भी लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और एक बार फिर आज मुख्यमंत्री अचानक राजभवन पहुंचे और यहां पे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि बताया जा रहा है कि यह एक तरीके से शिष्टाचार मुलाकात है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भी हलचल तेज है, बैठकों का दौर भी जारी है, मंथन, समीक्षा, रणनीति, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। इस बीच एक महीने के अंदर दूसरी बार इस तरीके से राज्यपाल से मुख्यमंत्री का मिलना, यह भी किसी नए रुख की तरफ इशारा कर सकता है। हालांकि तस्वीरें ये बता रही हैं, मुलाकात के बाद यह कहा जा रहा है कि यह सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। और सहारनपुर के नागल से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर दी है। नारेबाजी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार किसान रवाना हुए। किसान यहां से मुजफ्फरनगर और मेरठ के रास्ते गाजीपुर बॉर्डर तक जाएंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा और मौके पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। भारतीय किसान यूनियन के सहारनपुर के जिला सचिव अरुण राणा ने बताया कि सहारनपुर से 50 ट्रैक्टर में करीब 1000 किसान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम पहले मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में किसान और जुड़ेंगे और इस बार हमने ठान लिया है कि केंद्र सरकार को सत्ता से हटाना है। और एटा में महिला नर्सों ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान महिला नर्सों ने सीएचसी जैथरा अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा को हटाने की मांग की। उनका कहना है कि राजेश शर्मा का महिलाओं के प्रति रवैया अच्छा नहीं है और स्टाफ महिला नर्स का मानसिक उत्पीड़न वो करते हैं। महिला नर्स का आरोप है कि डॉक्टर राजेश शर्मा के रसूख के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी एटा ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला ये है भैया कि हमारा 1 साल से 1.5 साल से जो कोविड चल रहा है, हमारा पूरा काम हमारे MOIC ने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से किया है। और हम सारे लोग इतने लोग हैं, हम में से कोई हर व्यक्ति ऐसा है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो रोटी ना खाए लेकिन ड्यूटी करेगा। हर व्यक्ति हमारे स्टाफ में ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कामचोर हो। फिर भी इतना सब करने के बाद भी बिना किसी फीडबैक के रातों रात हमारे MOIC को हटा के ये राजेश शर्मा को भेज दिया। ये पहले से ही इनके बड़े कारनामे जग जाहिर हैं अलीगंज में। हम अकेली महिलाएं हैं, हमारे रवि रंजन सर सबका इतना ध्यान रखते हैं कि सबको उनको पता है कि कोई बाहर का है तो उसको परेशानी ना हो। बदायूं जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसको देखते हुए बदायूं की डीएम दीपा रंजन ने जिले की सहसवान तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर लोगों से हाल जाना, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते बदायूं में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा और रामगंगा में जल स्तर लगातार बढ़ने से कई गाँव में बाढ़ का पानी जो है अपनी चपेट में ले चुका है कई गाँवों को। जिले की डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, निरीक्षण किया, हालात को देखा, जरूरी दिशा निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। यहाँ पर बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रही है लगातार। मैं आपको दिखा सकता हूँ, तमाम पूरी टीमें यहाँ पे लगा दी। हाँ, ये यहाँ पे डाल गई और लगातार हमारे जितने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं। हम लोग लगातार जल स्तर पर निगरानी रखे हुए हैं। जहाँ कहीं भी जल स्तर बढ़ रहा है और घरों में लोगों के पानी जाने की संभावना बन रही है, वहाँ पे लोगों को वहाँ से शिफ्ट कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने नाव और नाविकों की ड्यूटी भी लगा दी है और बाढ़ चौकियाँ भी हमारी सारी क्रियाशील हो गई हैं। इसके अलावा जो लोग शिफ्ट होते हैं उनके लिए हम लोगों ने शरणालय बनाया है। उन शरणालयों पर भी सारी सुविधाएँ हम लोग व्यवस्थित करा रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को कोई समस्या न हो। इनके अलावा लगातार हम लोग जो तटबंध हैं उनका भी निरीक्षण करा रहे हैं। कहीं पे अगर कोई समस्या आती है तो तत्काल उसको ठीक कराया जा रहा है।
नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी लंबे समय से तलाश थी। बता दें कि घटना 6 महीने पहले की है, जब आरोपी ने अपने पड़ोस में ही रहने वाली 19 वर्षीय युवती से दोस्ती कर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ वो सेक्टर 14 स्थित अमिताभ बच्चन पार्क ले जाकर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया था। और 6 महीने बाद अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और गोंडा में सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कर्नलगंज ब्लॉक में लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरित किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उसकी समीक्षा, दूसरा एक पार्टी का जो कार्य है उसको भी करना है, जिसमें अपने जो वहाँ के मंडल के लोग हैं और वहाँ पे कुछ वृक्षारोपण का कोई कार्यक्रम करना है। अब सरकार की तरफ से तो स्वास्थ्य विभाग में जो CHC हैं, PHC हैं, वहाँ पे जाके निरीक्षण करना है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए मैं आज गोंडा आया हुआ हूँ। सर, केंद्र और प्रदेश में आपकी सरकार है, धर्मांतरण का मामला नहीं रुक रहा है। सर, धर्मांतरण का मामला लगातार नहीं रुक रहा है, लगातार सामने आ रहा है। इस पे कानून है, कानून सख्त है। मोदी जी, एक विषय मंत्री जी, जैसे कर्नलगंज में सर आपने भी बताया तालाबों का संरक्षण पूछा उन्होंने। और बस्ती में बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बनाए जाने पर संजय चौधरी का सर्किट हाउस में स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि संजय चौधरी को प्रदेश नेतृत्व ने बस्ती से जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट देकर एक पुराने कार्यकर्ता का सम्मान किया है। बहुत थोड़ा पीछे। अब हम चाहेंगे कप्तान के विधायक हम सब बस्ती जनपद वासियों की तरफ से संजय जी को बधाई देते हैं और प्रदेश नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ प्रदेश नेतृत्व को ये विश्वास भी हम सभी जनप्रतिनिधि मिल करके, बस्ती के सभी कार्यकर्ता मिल करके ये विश्वास भी दिलाते हैं कि संजय चौधरी जी यहाँ से विजयी होकर के बस्ती से लखनऊ जाएंगे प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करने के लिए। देखिए, मैं पिछले दिनों पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जिला पंचायत प्रायः ये माना जाता था कि ये बाहुबलियों का, धनबलियों का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको चुना है और सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के इनको जिताने का संकल्प लिए। और उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या भी कम हो रही है, वहीं रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 24 घंटों में कोरोना के 229 नए मामले आए, और उन्होंने क्या कुछ बताया, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब बहुत घट गया है, परंतु जैसा आपने कहा, अभी सभी नागरिकों से हमारी अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि सभी लोग सावधानी बरतें। संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी वायरस पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए सबको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें। सभी छूट ट्रैफिक में, बाजार में अधिकतम दी जा चुकी हैं। ऐसे में हम सबका कर्तव्य है कि हम ये देखें कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क का निरंतर उपयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3T का मॉडल है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और इसके साथ साथ जो प्रदेश में अभिनव प्रयोग किया गया है, जिसमें कि कोरोना कर्फ्यू इस प्रकार से लगाया गया कि उसमें औद्योगिक गतिविधियां, आवश्यक गतिविधियां, कृषि संबंधी कार्य
चीनी मिलें, ये सब चलती रही, परंतु लोगों का आवागमन रोका गया, जिसको की वजह से जो है ये संक्रमण को फैलने से जो है रोका गया। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में जो निगरानी समितियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक एक घर घर जाकर जो कि लक्षण युक्त व्यक्तियों को और कोई मामूली लक्षण, अधिक लक्षण वाले व्यक्तियों को तलाश करके परिवारों तक पहुंचा गया, उस प्रयोग से भी अधिक से अधिक जगह पर अधिक से अधिक परिवारों तक सरकारी मशीनरी पहुंची और अर्ली जो जल्दी संक्रमण की दशा में ही उनको उपचार कराकर उनका इलाज किया गया और कंटेनमेंट जोन बनाकर इसको संक्रमण को उस जगह पर सीमित करके उसको फैलने से रोका गया। लगभग 17 करोड़ 22 लाख लोगों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पहुंच कर उनका हालचाल लिया है और उन्हें आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक दवाइयां और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ जो एक टीकाकरण का जो एक बड़ी तेजी से अभियान चलाया गया, जबकि अन्य प्रदेशों में विशेषकर 18 वर्ष से ऊपर से 18 से 44 साल वाली युवा वर्ग के लिए अन्य प्रदेशों में बहुत धीमे काम हुआ, वहाँ उत्तर प्रदेश ने बड़ी तेजी से काम किया और ये जैसे अभी आपको बताया, ये एक बड़ा सुखद अचीवमेंट है कि जून के माह में 1 करोड़ टीका लगाने का जो लक्ष्य रखा गया था वो आज 24 तारीख को ही जो है वो पूरा हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 229 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 308 है। इस प्रकार 30 अप्रैल के बाद से निरंतर एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में कमी आ रही है। इस समय कुल एक्टिव इन्फेक्शन के केस की संख्या 3,552 है। अब तक 16,79,096 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात संक्रमण विहीन हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 98.5% चल रहा है। कल पोर्टल पर 32 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में 2,71,374 सैंपल्स की जांच की गई और डेली पॉजिटिविटी रेट इस समय 0.1% चल रही है। अब तक कुल मिलाकर 5,62,71,231 सैंपल्स की जांच हो चुकी है और पूरे महामारी काल की जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 3% है। 3,552 एक्टिव केस में से 2,149 होम आइसोलेशन में हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 3,58,22,765 घरों का सर्वेलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,22,23,059 है। टीकाकरण का कार्य जोरों से चल रहा है और जो उत्तर प्रदेश ने अपना क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन बनाया था उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि मिशन जून के महीने में 1 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जो जून के आज 24 तारीख को ही प्राप्त हो गया है। जो आज हम इस महीने में 1 करोड़ से अधिक डोज हम लगा चुके हैं और अभी 6 दिन और बचे हुए हैं जिसमें कि और वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब तक 2,38,77,037 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 41,40,430 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर ये कल तक की सूचना है, 2,80,17,467 डोजेज लगाई जा चुकी है।
तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने एक बड़ी मांग की है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने डिप्टी सीएम बनने की मांग की है। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने उनसे बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। देखो, विधानसभा चुनाव में मैं निषाद पार्टी बनी है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ था और भारतीय जनता पार्टी को मैंने विजय दिलाया 40 सीटों पर। और भारतीय जनता पार्टी ही कुछ कर सकती केंद्र और राज्य में सरकारें, क्योंकि हमारे समाज ने तो सबको वोट देकर देख लिया ना, कोई बाकी नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस सबको देखने के बाद आज यहाँ आई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आपके आरक्षण के मुद्दे को हल करेंगे, आपके लोगों को हम पावर देंगे जिससे कि पिछली सरकारों ने जो दर्द दिया उसे दूर कर सको, आपके मुकदमे वापस हो जाएंगे, आपके समायोजन किए जाएंगे, रोजी रोटी की व्यवस्था की जाएगी, ये सब किए। तो अभी हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व से बात किया कि भाई 70 साल से तो हमने सबको दिया था, अब उन्होंने टाइम मांगा तो हमने कहा अब टाइम पूरा हो गया भाई, अब चूंकि आपने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया त्रिस्तरीय चुनाव में, अब त्रिस्तरीय चुनाव हो 2022 में भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनकी समस्याओं का हल करिए जल्दी से। कुछ है नहीं, पिछड़ी से निकालना है और एक लेटर जारी करना। हमारा मामला शामिल करने का नहीं, हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का है। आज के दिन में खाली एक्सप्लेन कर दिए, मझवार जो है केवल मल्ला की उपजाति है। दूसरा 160 सीटें निषाद बाउल हैं और 160 सीटों में 70 सीटें 70,000 से ऊपर हैं। 7 नदियां हैं, 1000 झीलें हैं, गांव में हर पोखरे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कोई विधानसभा 10-15 हज़ार से कम हम हो। तो इतना वोट बैंक है, इसे आप दुख दे के सुख नहीं ले सकते। तो निषाद राज की सेना ने राम लंका पर विजय प्राप्त कराई थी राम को, तो ये सेना आपके साथ आई है, सेनापति है, इन्हें आप हमारे समाज को सुख दीजिए, हमें आरक्षण दे दीजिए, जो इच्छा करेगा वो सीट दे दीजिए, बाकी कुछ दीजिए चाहे न दीजिए। जो मांगे हैं आपकी अगर नहीं अभी तक नहीं पूरी की जाती तो उसके बाद निषाद पूरा करेंगे, पूरा विश्वास है। कौन नेता है जो 160 सीटें नुकसान करेगा, हमें पूरा करेंगे, उन्हें पूरा, हमें पूरा विश्वास है। और नहीं करेंगे तो हमारे समाज ने निर्णय लिया तो पार्टी बनाए, सब उनके खिलाफ लड़ा। हम 2018 में 2019 में इनके साथ है, समाज जो निर्णय लेगा देखा जाएगा। 2022 में भी कुछ मांग कर रहे हैं कि आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। हमारे लोगों ने एक सलाह दिया, भैया झगुआ भर वाले पौआ भर वोट पर कानून बना के बर्बाद कर दिया, हाथी आई 2007 में, तो झगुआ भर वोट पर पौआ का लेवी लगा दिया था 70 साल से, हमने उनमें पार्टी का लेवी लगा दिया। तो अगर आप कम वोट वाले को सीएम बना के वोट को लेकर करा के आप सत्ता, तो हमारे लोगों ने सलाह दिया कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने पार्टी बनाई है, आपके साथ हैं, हम संगठन खड़ा किए हैं, तो आप जो है सलाह दिया बीजेपी को, वहाँ और लोग थे आए, तो सलाह दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाए सलाह कि डॉक्टर साहब का चेहरा लगा दिया जाए तो आसानी से वोट आ जाएगा और जीत भी हो जाएगी और 2022 में फिर पावर में 2022 आएंगे। यूपी में 2022 के चुनाव हो, उसमें साथ जाएंगे आप? हम तो हैं, आगे भी हम तो बता दिया नड्डा साहब से, जब तक आप दरवाजे हटाओगे नहीं तब तक यहीं बैठे रहेंगे। और मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते ग्रामीण परेशान हैं। सदर तहसील के गांव में पानी की निकासी ना होने से लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें हैं, जिसके चलते लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। ग्रामीणों का कहना है पानी में बदबू आने से बीमारियां फैल रही हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र भी दिया है और समाधान की मांग की है। सर, हमारे गांव में जल भराव की समस्या हो रही है। गांव में जो मेन रास्ता है उस पर जल अधिक भर गया और निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सभी ग्रामवासियों को। कौन से गांव? गांव खिंदड़िया, पोस्ट पसेड़ा, ब्लॉक पुरका जी और जनपद मुजफ्फरनगर, तहसील सदर पड़ती है जी यहीं सर। तो यहाँ आज डीएम साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का निस्तारण कराया जाएगा और एप्लीकेशन दिए हमने और फ़ोटो खींच कर लाए थे हम, बाकायदा रंगीन फ़ोटो निकलवाए थे जो हमने एप्लीकेशन के साथ में लगा दिए गए हैं। तो इसमें प्रधान जो थे गांव के, उन्होंने कोई पिछला जो प्रधान था जी उसने तो 5 के 5 साल यही बात रखी जी, अब तक कोई हमारे इसमें ग्राम पंचायत में पैसा ही नहीं आया, इसी बात करोना रहा। यहाँ के जो ग्राम प्रधान थे पिछली बार, भाई पैसा ही नहीं खाते मैं इस वजह से बनवाने के लिए कहाँ से बनवाऊँ। 4 वर्षों से लगातार यही समस्या है, जल निकासी का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां शासन के निर्देश पर गाजीपुर की कोतवाली पुलिस ने मऊ के बीएसपी विधायक और मुख्तार अंसारी जो है उसके ऊपर फिर कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर क्षेत्राधिकारी सदर और राजस्व विभाग की टीम ने थाना कोतवाली गाजीपुर थाना क्षेत्र में सैयदवाड़ा मोहल्ले पहुंचकर विधायक मुख्तार अंसारी के ससुराल में उनकी पत्नी और उनके साले जो है उनकी कुर्की करने के लिए वहां पे पहुंचे थे, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो एक ऑडी कार को ही जब्त कर लिया गया।
ये जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत हफ्सा अंसारी, पत्नी मुख्तार अंसारी व सरजील रजा और अनवर सजाद पुत्र जमशेद रजा, इनकी एक ऑडी कार को आज कुर्क किया गया है। ये कुर्की की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत की गई। ऑडी कार इसकी लगभग इसका मूल्य 31 लाख रुपए है और ये जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें चार्जशीट लगकर दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, उसमें ही ये 14 की कार्रवाई आगे की गई है। अमरोहा के थाना डिडोली क्षेत्र में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी की थी, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अब उनकी तलाश की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। और गोरखपुर में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवर, नकदी, टीवी, लैपटॉप और कई दूसरी चीजें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। और वाराणसी में अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय लखनऊ के सेमेस्टर परिणाम घोषित होने के बाद छात्र नेताओं ने वाइस चांसलर पर गंभीर आरोप लगाए। परिणाम से असंतुष्ट नजर आ रहे छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय की नीति ठीक नहीं है। और फर्रुखाबाद के चिलसिरा गड़िया गांव में पारिवारिक कलह के चलते एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि बुजुर्ग का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और हाथरस में एसओजी टीम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके साथ ही सिकंदरा राव की गल्ला मंडी के मुनीम से की गई 1,20,000 रुपए की लूट की वारदात का भी खुलासा किया है। बता दें कि मुनीम को तब लूट लिया था जब वो बैंक से रकम निकालकर बाइक से मंडी जा रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।